हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो सामान्य अध्ययन का सीरीज चालू हुआ था प्रैक्टिस सेट का, उसमें आज आपका क्लास नंबर 14 होगा। और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को यूपी के का जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है उसको भी शाम को 7 बजे करवा रहे हैं। साथ में शाम को 6 बजे हिंदी का भी टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिया जा रहा है, तो आप उन सभी क्लास को भी जरूर देखेंगे। तो चलिए आज मॉडल पेपर 14 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य है वह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, कब से कब तक 6 दिन का होता है, तो 20 फरवरी से याद रखेंगे 26 फरवरी तक। ठीक है, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो मर्डेका कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि ध्यानचंद ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी एक किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। तो जो आपके कुषाण शासक थे, जो आपके कुषाण शासक थे उसने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। आप हमें बताएंगे कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 4 कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था कैटालिन कारिको और डू बिशमैन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैटालिन कारिको और डू बिशमैन को मेडिकल में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2023 वाला। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 5 कि भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहली बार, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका ऑप्शन इधर उधर सेट हो गया है, माफी चाहते हैं इसके लिए। तो जो आपका जनगणना पहली बार हुआ था वो हुआ था 1872 में। इसमें जो जनगणना हुआ था इसमें भारत का वायसराय कौन था, यह प्रश्न आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए, और यही बात बताएंगे कि भारत का नियमित जनगणना कब हुआ था, किस सन में हुआ था, नियमित जनगणना कब हुआ था। ठीक है, नियमित जनगणना कब हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह के समयावधि के समानुपाती होता है। तो यह प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, आपको अच्छे से पता होगा, जूल। क्या है, जूल। यानी कि जूल के नियमानुसार ही किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह के समयावधि के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से शिक्षण संस्था की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा है वह आपका आर्टिकल 30 में है। इसी के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुडपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टान और धूल के पिंडों का एक छल्ला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ काफ़ी मिस्टेक हो गया हमसे, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। पूरा आपका ऑप्शन इधर उधर सेट हो गया है, लेकिन मैं आपका सही उत्तर बता दूं। सही उत्तर है कुडपर बेल्ट नेपच्यून। नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का छल्ला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा बहुत सारा ऑप्शन इधर उधर हो चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। जो राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है वह चुना गया है अपना देश भारत को। ठीक है, अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहा जाता है। मानसून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला कह रहा है कि मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे। तो जो मराठी भाषा का पत्रिका था, इसकी भाषा भी याद रखेंगे, केसरी की भाषा क्या थी, मराठी थी। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कह कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है, अर्थात क्या कहते हैं। तो जो पत्ती के चपटे हरा भाग होता है उसे हम फलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 का कह रहा है कि भारत में अभियंता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो जो भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि वृक्ष और झाड़ियों की खेती कहलाती है, यानी कि वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि यहाँ एपी कल्चर किसकी खेती होती है और वीटी कल्चर किसकी खेती होती है। ये दो प्रश्न आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो मेलोडी क्वीन है इनको जाना जाता है लता मंगेशकर जी को। इस नाम से किसको जाना जाता है, लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। ठीक है, मेलोडी क्वीन के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो जो भारत की बेटियां हैं उनके माता पिता द्वारा जो भी अर्जित संपत्ति है उसमें बेटों के साथ समान अधिकार होगा, बेटियों को भी। तो यह जो अधिनियम है यह संशोधन किया गया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सीमा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, कह कि भारत की सीमा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो कैसे लगती है भारत की सीमा? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, हाँ, उत्तर और आपका पश्चिम, हाँ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि G20 देश के श्रम संबंधी समूह श्रम 20 की शिखर बैठक हाल ही में कहाँ किया गया है? तो G20 देशों के श्रम संबंधी समूह श्रम 20 की शिखर बैठक जो हुआ है आपका, वो हुआ है बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 20, थोड़ा सा कूट वाला प्रश्न है, हमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कह रहा है कि इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। हाँ भाई, जबलपुर में ही आयोजित किया गया था। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ध्यान दीजिएगा, जो 9वां योग दिवस था उसके मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न होके कौन थे? हमारे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। अर्थात दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस वर्ष का विषय योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था। सही बात है, था। तो आपका 1 और 3 अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। आप बताएंगे योग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है, और साथ में जो 2024 वाला था, 2024, इसके मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, और इस बार का विषय क्या था ये भी आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को प्रदर्शित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वह जो करता है वो होता है सर्च इंजन। कौन होता है? सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में इंसर्ट फुटनोट विकल्प यानी कि किस मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो वह दिखाया जाता है आपका रेफरेंजेस के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या करना है? सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, करा कि लाल बहादुर गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है? क्या मेरठ में है? अब लीजिए, पहला ही ऑप्शन क्या आपका गलत है। जो आपका लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है वो मेरठ में न होके कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? यहां मैं लिख देता हूं, लखनऊ में है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो गया है। और क्या पूछा था? कौन सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित आपका नहीं है। पिकअप भवन लखनऊ है, और राज्य चरण विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा ये भी है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी आपका कानपुर में। ये तीनों आपका क्या था? सुमेलित था,
पर पहला सुमेलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 24 कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डैश से परियोजना की गई, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो जो यह किया गया था विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 का है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किसकी? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान देंगे कृषि समृद्धि योजना यह आपका हुआ था वर्ष 2017 में और कहा गया था कि 2022 तक जो कृषक हैं उनकी आयु को क्या कर दिया जाएगा? दोगुना कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है उसमें चेरी जनजातियां पाई जाती है, गोंड जनजातियां पाई जाती है, खरवार जनजातियां पाई जाती है, लेकिन जो सहरिया है वह वाराणसी जिले में न मिलकर कहाँ पर मिलती है? तो वह आपकी मिलती है ललितपुर में। कहाँ पर मिलती है? ललितपुर में। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ मिलती है? ललितपुर में मिलती है। तो यह पूछा था कि वाराणसी जिले में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सहरिया नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये प्रश्न तो बहुत इजी सा प्रश्न हो गया। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड से निकलती है। उस जगह का नाम बताएंगे जहां से यह गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और एक बात और कि किन दो नदियों के संगम से इस गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि गंगा नदी नाम पड़ता है, ये भी बात आप हमें बताएंगे। तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है बिजनौर और इसी बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है, और वह स्थान भी बताएंगे जहां पर गंगा नदी यमुना से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान है वह आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो जो बजट 2023-24 था वह प्रति व्यक्ति जो आय निकल के सामने आया था वह आया था 1,97,000। एक व्यक्ति 97,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL लंब किया है? किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL, ठीक है, यह आपका किया था नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। आप नीति आयोग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बताएंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
और नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? ये 3 प्रश्न आप हमें बताएंगे। बात क्लियर है? बता देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला लिया है। यानी कि ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र था उसको बनाने में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? तो वह नहीं हुआ था चीन। कौन नहीं हुआ था? चीन। अमेरिका, जापान, कनाडा और रूस ये देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र बनाए थे, जिसमें से रूस अब इस केंद्र को छोड़ने का फैसला ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थंकरों में पहले कौन थे? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, बाकी बातों को केवल आपका घुमाया जा रहा था। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे अर्थात जैन धर्म के संस्थापक वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 33 कर रहा है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में। तो जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में जो संस्थान स्थापित किया गया है वह आपका है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का रहा है प्रश्न नंबर 34। एक बात और मुझे बताएंगे, यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है कहाँ पर? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? देखिए ये तो काफी हाई लेवल के प्रश्न हो चुके हैं, फिर भी ये प्रश्न है तो बताना है। ये है आपका अलास्का। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य से सीमा साझा करता ही नहीं है, ये अमेरिका से काफी दूरी पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे जनगणना वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक तीसरा जनसंख्या वाला जो देश है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, यानी कि महाधमनी के शीर्ष पे क्या शुरू होता है? तो वो शुरू होता है बायां निलय। क्या शुरू होता है? बायां निलय। मनुष्य के हृदय के कितने चेंबर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 4 चेंबर होते हैं। मछली के हृदय के कितने चेंबर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चेंबर होते हैं। सरीसृप के कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर होते हैं। लेकिन कुछ सरीसृप ऐसे हैं कि जिसमें
4 चेंबर पाए जाते हैं। और उन सरीसृपों को आप नाम बताएंगे कि जिनके हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अंबुबाची मेला शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। प्रश्न को घुमा दिया है। प्रश्न आपसे केवल ये पूछना चाहता है कि अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो आपको पता होगा कि अंबुबाची का मेला असम में लगता है। कहाँ पे? असम में। असम तो ऑप्शन में नहीं है, तो गुवाहाटी भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। तो असम के गुवाहाटी में अंबुबाची का मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोग स्थल स्थित है? देखिए, ये प्रश्न अगर एग्जाम में आता तो काफी छात्र छोड़ के आते, क्योंकि ये नाम जो आपका है आप पहली बार सुन रहे होंगे, गोला धोग स्थल। तो जो गोला धोग स्थल है वो आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ लें गुजरात के किस गांव में, तो ये भी याद रखेंगे, गुजरात के बगसरा गांव में। बगसरा गांव में, बगसरा गांव में। ठीक है, चलिए ये बगसरा गांव कहाँ पड़ता है? तो जो आपका कच्छ का रण है उसी के मुहाने पे पड़ता है। कच्छ के जो आपका रण है उसी के मुहाने पर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज के 38 प्रश्न को हमने कवर किया। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।